हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे we will discuss the botany paper which has been held on 17th of April, and this is the first question. Grass leaves curl inward during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. ठीक, बहुत शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक, कर्लिंग हो जाती है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण चुनें। रंध्रों का बंद होना, बुलीफॉर्म कोशिकाओं की शिथिलता, स्पंजी मध्योतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना, वाहिकाओं में टाइलोसिस। ठीक, चार ऑप्शन है आपके पास। तो बेटा सबसे पहला ऑप्शन है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के क्लोज होने से पत्तियों के शेप में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या आंसर होगा? फ्लेक्सिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। आपको मालूम है जो बुलीफॉर्म सेल है उनमें फ्लेक्सिडिटी आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जब मौसम शुष्क होता है तो पत्तियों में जो क्या है, घुमाव आ जाता है, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं पत्तियां। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, टाइलोसिस होगा नहीं, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस, स्पॉन्जी मेसोफिल, ये भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following regions of the globe exhibits highest biodiversity या स्पीसीज डायवर्सिटी? विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रजाति विविधता प्रदर्शित करता है? देखो बेटा, मेडागास्कर, हिमालयाज, अमेजन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। अब अगर इन चारों में तुलना करें तो सबसे ज्यादा किसमें होता है जो स्पीसीज डायवर्सिटी है? अमेजन फॉरेस्ट में। उसका रीजन ये है, अमेजन फॉरेस्ट क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास सीधी सनलाइट पड़ती है। सीधी सनलाइट पड़ने के कारण यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक, सनलाइट सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे जो होंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन एंड रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। पानी वाष्प बनेगा, कंडेंस होगा, संघनन होगा, उसका संघनन के बाद बारिश होगी। और जहां पे बारिश ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे स्पीसीज, जहां पानी होगा वहीं तो जीवन होगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया में इक्वेटर के पास वाली, ये इक्वेटर है हमारी, इक्वेटर के पास वाली जगह में बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी। पानी होगा तो जीवों की खाने के लिए, रहने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा सी, अमेजन फॉरेस्ट में हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ ट्राइपाल्मिटिन। ये बेटा फैटी एसिड है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसका बेटा होता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9 और आपका जो फैटी एसिड होते हैं इनका होता है 0.7। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 0.7। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक स्तर पर रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट है? मतलब ब्लड से कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट है। तो देखो बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, जब किसी का ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होता है या मतलब कोई ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ये दवाई दी जाती है, साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा है स्टैटिन। ठीक, स्टैटिन जो है हमारा, स्टैटिन क्या करता है बेटा, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग को लोअर करता है, उसको कम करता है। एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है, ठीक, और कोलेस्ट्रॉल बनता किससे है? कोलेस्ट्रॉल बनता है किससे? एराचिडोनिक एसिड से। एराचिडोनिक एसिड से कॉक्स एंजाइम के प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है उस
सबस्ट्रेट की जगह पे इस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है स्टैटिन। उस जो एंजाइम लगता है कोलेस्ट्रॉल बनाने में, उस एंजाइम को स्टैटिन इनहिबिट करता है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में कौन है आपका? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारा कौन? स्टैटिन। आपका आंसर हो जाएगा बी। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? ये क्लॉट बस्टर है। जब क्लॉट जमा हो जाता है आर्टरीज में, उसको बर्स्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। और लाइपेजेस क्या करते हैं? ये डिटर्जेंट में यूज होते हैं। जो ऑयल वायल का दाग लग जाता है हमारे शर्ट में या कपड़ों में, उसको रिमूव करने के लिए जितने भी डिटर्जेंट आते हैं, जितना हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट होगा उसमें लाइपेज की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हु गेव एन एनालॉजी द राइवेट-पापर हाइपोथेसिस टू हेल्प अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। ठीक, तो प्रजातियों की जैव विविधता के नुकसान के प्रभाव को समझने में मदद करने के लिए एक सादृश्य रिवेट पापर परिकल्पना। राइवेट मतलब एक नट बोल्ट होता है। इन्होंने बोला, इसका आंसर होगा बेटा पॉल इहरलिच। क्या होगा? पॉल इहरलिच। आपका आंसर होगा ए। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे एक एरोप्लेन है, तो जो बायोडायवर्सिटी को इन्होंने एरोप्लेन से कंपेयर किया। एरोप्लेन में अगर इनिशियली आप एक आध नट बोल्ट निकाल लेंगे तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली नट बोल्ट उसके निकालते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? उसके पंखे जो उड़ाने वाले हैं, जिससे हवाई जहाज उड़ता है, वही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने स्पीसीज एक्सटेंशन के बारे में मतलब बात किया, उसका परिकल्पना दिया राइवेट पापर हाइपोथेसिस, पॉल इहरलिच ने। हम्बोल्ट ने बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था। वाल्टर जी रोजन ने इन्होंने टर्म दिया था बायोडायवर्सिटी। टर्म बायोडायवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय दिस वाल्टर जी रोजन, और एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया था टर्म बायोडायवर्सिटी। पॉपुलराइज्ड टर्म बायोडायवर्सिटी। तो आपका आंसर होगा पॉल इहरलिच। नेक्स्ट, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की एक विधि नहीं है? स्वस्थानीय मतलब ऑर्गेनिज्म जहां पर पाया जा रहा है उसके नेचुरल हैबिटेट में रखकर उसको हम क्या कर रहे हैं? संरक्षित कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म मान लो शेर जंगल में पाया जा रहा है, उसको जंगल से हटाए ना, उसी के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो उसका वास स्थान है वहीं पर रखकर हम क्या करें? उसको संरक्षित करें। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बेटा क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व में नेचुरली ऑर्गेनिज्म जहां पाया जा रहा है वहीं पर इसको संरक्षित किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी यही होता है। बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है? हम एक स्पेस बनाते हैं आर्टिफिशियली, वहां पर डिफरेंट प्लांट्स को लाके, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को लाके रखते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है। तो ये बेटा क्या है? स्वस्थानीय नहीं है, इन सीटू नहीं है, और ये क्या है? एक्स सीटू है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, उत स्थानीय दूसरी जगह ले जाके करना। तो ये क्या हो गया? बॉटेनिकल गार्डन हमारा होगा आंसर सी हो जाएगा। सेक्रेड ग्रूव बेटा वो जगह है, पवित्र उपवन, जहां पे किसी विशेष प्रकार की संपदा है पेड़ पौधों की, उसको संरक्षित किया जाता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू रिलीजियस पैटर्न, कि मतलब हम किसी तरह से उस पर्टिकुलर प्लांट को संरक्षित कर सके, तो वहां पे दूसरे लोगों का जाना जो है प्रोहिबिटेड होता है। ठीक, सेक्रेड ग्रुप पवित्र उपवन में, वहां पे कोई पेड़ की कटाई नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर होगा वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। सेल साइकिल में बेटा क्या होता है? जैसे ये है आपका, ये सॉरी क्या हो गया,
ये आपका सेल साइकिल है। यहां पर ये मान लो एम फेज है। एम में, इस एम फेज में प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दो चीजें होती हैं। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस के बाद ये दो डॉटर सेल्स बन गई, दो संतति कोशिकाएं। अब इसके बाद में ये खा पी करके बड़ी होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती सेल, एक पर्टिकुलर शेप में आ जाती है ये दोनों सेल्स, ठीक। अब यहां तक ये जीवन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? जीवन। गैप फर्स्ट, इसमें सेल अपने आप को मैच्योर करती है। इसके बाद फिर ये आता है एस फेज और ये G2। तो जीवन, सबसे पहले जीवन, सेल डिवाइड हुई, इसके बाद जीवन, फिर एस, इसके बाद G2 और M, चार फेज होते हैं। तो इसमें जीवन ये नहीं होगा, जीवन G2 ये भी नहीं होगा, एस जीवन ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? डी आंसर। जीवन के बाद एस, एस के बाद G2, G2 के बाद M। नेक्स्ट, which of the following statements is not correct? Lysosomes have numerous hydrolytic enzyme। लगभग 50 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक होते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, विघटन करते हैं। लयन काय में अनेकों जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, सही है। और ये पूछा है नॉट करेक्ट, इस चीज को बेटा ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इस पे ध्यान देना है। दूसरी बात है, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये बात सही है। एसिडिक पीएच पर भी ये एंजाइम काम करते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी बॉडी में। तो क्या है? करेक्ट नहीं होगा, डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, which of the following statements regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? ठीक, पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो अंडाशय फल में विकसित होता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही है। जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सही है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, वो पहले फ्यूज करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, उनसे फिर एक मेल गैमीट फ्यूज करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है, जो क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देता है। चौथा है ओयूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोसाइक। ये बेटा गलत बात है, क्योंकि ओयूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक होता है, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया, आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन कौन से हैं? देखो बेटा, नाइट्रोजनस बेसेस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पेरिमिडीन। तो प्यूरिन हमारे पास दो होते हैं, इसमें दो रिंग होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये बेसिक इन नेचर होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये दो हमारे पास क्या है? प्यूरिन। पिरिमिडीन में तीन लोग हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक। तो हमारे पास दो प्यूरिन है। इन्होंने कहा है कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन, तो एडेनिन और ग्वानिन ये डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी। जबकि पिरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, जबकि साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है और यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, which of the following pair of organelles does not contain DNA? बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे दो ऑर्गेनेल में जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दो में डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो पहला है, किसमें, कौन से पेयर में
डीएनए नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा पेयर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। तो दोनों में तो नहीं हो गया, एक में पाया जाता है, एक में नहीं। क्लोरोप्लास्ट में बेटा पाया जाता है, वैक्यूल में नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने कहा कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें डीएनए नहीं होता? तो लाइसोसोम है, वैक्यूल, ये आपका सही हो जाएगा, सी। न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसको बेटा पहले अंडरलाइन कर लेना कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अब देखो, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। जो फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला होता है वो मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, हमारे जैसा होता है ड्रोसोफिला, ठीक, जैसे हम लोगों के मेल में एक्स वाई होता है। तो पहली बात सही है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। अब ग्रासहोपर, जैसे ड्रोसोफिला में बेटा क्या होता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है एक्स 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 वाई टाइप का होता है ड्रोसोफिला में, लेकिन ग्रासहोपर में एक्स 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 जीरो टाइप का होता है, ठीक। तो मेल ग्रासहोपर में अगर गैमीट बनेंगे, मेल ग्रासहोपर में ऑटोजोम प्लस एक्स जीरो, तो क्या होगा? एक में ए प्लस एक्स बनेंगे, यानी 50% जो स्पर्म होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और जो 50% बनेंगे ये ओ नहीं है, ये जीरो है, ए प्लस जीरो, यानी केवल ऑटोसोम होंगे। तो मेल ग्रासहोपर में 50% स्पर्म में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, ये भी बात सही है। तीसरा है इनडोमेस्टिकेटेड फाउल्स। फाउल्स यानी बर्ड्स, यानी ये मुर्गी आपकी। सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। टाइप ऑफ स्पर्म में डिपेंड करता है। देखो ये दोनों बेटा क्या है, जो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है, ग्रासहोपर का, ये बेटा है मेल हेटेरोगैमिटी। यहां पे मेल क्या है? हेटेरोगैमीट है, ये देखो एक्स जीरो एक्स वाई। लेकिन जो फाउल्स हैं यानी जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में क्या होता है, यहां पर फीमेल हेटेरोगैमिटी होती है, ठीक है। यहां पे मेल हेटेरोगैमिटी है, लेकिन बर्ड्स में क्या है? जेड 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 डब्ल्यू, एक्स वाई से अलग करने के लिए थोड़ा सा बताया गया है। तो जेड जेड क्या होता है? ये होता है आपका मेल, और जेड डब्ल्यू क्या होती है? वाई लिख दिया मैंने, सॉरी, ये होगा जेड डब्ल्यू, जेड 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 डब्ल्यू, ये क्या होती है? फीमेल। तो फीमेल में बेटा क्या है? दो तरह के गैमीट बनेंगे, ऑटोजोम प्लस जेड, ऑटोजोम प्लस डब्ल्यू, दो तरह के गैमीट, यानी हेटेरोगैमीट किसमें बनेंगे? फीमेल में। इन द डोमेस्टिकेटेड फाउल, पालतू मुर्गियों में संतान का लिंग अंडे के बजाय शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। नहीं बेटा, अंडे पर निर्भर करता है, शुक्राणु के प्रकार पर। शुक्राणु तो दोनों क्या होंगे? ए प्लस जेड, दोनों शुक्राणु कैसे होंगे? एक ही तरह के होंगे, ठीक। लेकिन जो एग्स बनेंगे, अंडे बनेंगे, एक होगा ए प्लस डब्ल्यू और दूसरा होगा ए प्लस जेड। बात समझ में आई? तो सी वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। ह्यूमन मेल में वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, एक्स बड़ा होता है। तो डी वाला भी सही है। गलत क्या है? सी। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैव नियंत्रण एजेंटों के सही समूह का चयन करें। जैव नियंत्रण मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से उसकी संख्या को नियंत्रित करना। बैसिलस थ्रोनिंजेंसिस बैक्टीरिया है, टोबैको मोजाइक वायरस, ये टोबैको में डिजीज काज करता है, तो बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होगा। एफिड खुद दूसरे प्लांट से क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट, बैक्लोवायरस बायो कंट्रोल एजेंट, बैसिलस थ्रोनिंजेंसिस बायो कंट्रोल एजेंट है। ऑसिलेटोरिया एल्गी है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है। नॉस्टॉट, एजोस्पाइरुलम, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ये है बायो कंट्रोल एजेंट, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, ट्राइकोडर्मा, बैक्लोवायरस, बैसिलस थ्रोनिंजेंसिस।
नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स। लैक्टोबैसिलस, दही में बेटा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ठीक। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से यानी ईस्ट से क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। और एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। तो डी का 5, डी का आपका 5 हो जाएगा, डी का 5 दो जगह पे है, ठीक। सी का 3rd हो जाएगा, अब सी का 3rd भी दो जगह है। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 यहां पे फर्स्ट है, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ए का 2nd, बी का 4, सी का 3rd, ए का 2nd, बी का 4, सी का 3rd, डी का 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as पार्थिनोजेनेसिस। अगर एम्ब्रियो बन जाए तो पार्थिनोजेनेसिस, अगर फ्रूट बने तो पार्थिनोकार्पिक, ठीक। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है तो पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक। अनिषेक फलन इसलिए लिखा, देखो हिंदी में यहाँ पे अनिषेक जनन लिखा है, ठीक। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फल बनता है तो अनिषेक फलन, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो अनिषेक जनन। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। जब न्यूसेलस बेटा परसिस्टेंट रह जाता किसी किसी सीड में, जैसे काली मिर्च में, ठीक, चुकंदर में, तो ऐसे को हम कहते हैं पेरीस्पर्म। क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, ठीक, पेरीस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। आनुवंशिक मानचित्रों के निर्माण में कौन सी मानचित्र इकाई अपनाई जाती है, ठीक। पहला इन्होंने लिखा है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसओवर, ठीक। इन्होंने कहा दो जीन के बीच की अगर जो दूरी है, ए यूनिट सेंटीमार्गन जिसको बोला उन्होंने, टू एक्सप्रेस जीन के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमार्गन है, मान लो ये दो जीन है ए और बी, इनके बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो इनका जो क्रॉस ओवर होता है 10% होता है। दूसरी लाइन बोल रही है ए यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉस ओवर। इन्होंने कहा दूसरे बात में कि अगर दो जीन के बीच की दूरी, दो जीन के बीच की दूरी 1 सेंटीमॉर्गन, मतलब यही डायग्राम मैं लेता हूं, मान लो ये 1 सेंटीमॉर्गन है, 1 सेंटीमॉर्गन, तो 1 सेंटीमॉर्गन होने पर इन्होंने कहा 100% क्रॉस ओवर होता है, नहीं होता है। 10% भी नहीं होता, ये भी गलत। 100% भी नहीं होता, ये भी गलत। पहला दूसरा गलत। तीसरा है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर, ये सही है। स्टर्टीवेंट ने यही बताया था कि अगर दो जीन के बीच की दूरी 1 सेंटीमॉर्गन है तो इस 1 सेंटीमॉर्गन के कारण जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो 1% होगी, ठीक है। चौथा है ये यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। पीपीएलओ बेटा एक माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, ठीक, माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है। तो इसका साइज बेटा क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट, सेल इन G0 फेज। अगर कोई सेल G0 फेज में है, मतलब अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये अगर M फेज है, ये G1 है, ये S है, G1 S G2 और M फेज। यहाँ पे दो डॉटर सेल बनी हुई है। तो ये सेल खा पी करके बड़ी हो जाती है, जब अपने साइज को अटेन कर लेती है, इसके बाद में यहाँ पर डिसीजन होता है। यहाँ पर सेल में डिसीजन होता है जीवन में ही, और डिसीजन ये होता है कि हमें सेल साइकिल कंटिन्यू करनी है
यानी सेल साइकिल में रहना है। दूसरा क्या है, परमानेंट बनना है, सेल परमानेंट बन जाती है। तीसरा है एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है। एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव फॉर व्हाट, सेल साइकिल। सेल साइकिल नहीं करेगी, बाकी मेटाबॉलिज्म करेगी। ठीक है, तो यहां पर डिसीजन होता है। और जब एग्जिट द सेल साइकिल तो उसको कहते हैं क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज, इसको G0 कहते हैं। ठीक, तो वही इन्होंने कहा सेल इन द G0 फेज एग्जिट द सेल साइकिल। आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए। इंटर द सेल साइकिल नहीं होगा, सस्पेंड द सेल साइकिल नहीं होगा, टर्मिनेट द सेल साइकिल ये भी नहीं होगा। कोशिका चक्र से केवल बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप होते हैं। इन पेरीफेरल पार्ट, कहां पर, पेरीफेरी में, पेरीफेरी में परिधीय भाग में। तो क्या हो जाएगा, ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन, भित्ति लग्न। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड में ये बेटा सॉरी, आपका एम्ब्रियो सैक है, ये दो सिनर्जिड होती हैं। ये यहाँ पे एग सेल है, 3 एंटीपोडल सेल हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो यहां पे जैसे ही आपकी मेल ट्यूब एंट्री मारती है, पॉलन ट्यूब, इसमें से 2 न्यूक्लियाई निकल जाते हैं और एक न्यूक्लियाई क्या करता है, एग सेल से फ्यूज करता है और दूसरा इधर से निकल करके इस सेंटर सेल से फ्यूज करता है। एग सेल से फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। और ये जैसे ही यहां पर एग सेल से मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, ये दोनों जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करके डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ठीक, तो क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, वन फ्यूजेस विद एग सेल, अदर डीजेनरेट इन द सिनर्जिड। नहीं, सिनर्जिड में डीजेनरेट नहीं होता है। ऑल फ्यूज विद एग, गलत। वन फ्यूजेस विद द एग, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी गलत। सिनर्जिड के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं करता है। वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, क्या हो जाएगा, डी आपका। एक एग सेल से फ्यूज कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है। ये तीनों क्या है आपकी, एंटीपोडल, और ये आपकी सिनर्जिड है। दोनों सिनर्जिड और एग सेल को मिला करके एग एपरेटस कहा जाता है, सिनर्जिड। ये हमारी एग सेल है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, मतलब जाइगोट बन गया है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना है वो पहली बार कहां पे, जो फीमेल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वहां पे रुका है। कहां पे रुका है, तो लिवर बर्ट में नहीं होता है, मॉसेस में भी नहीं होता है। इनका इंडिपेंडेंट क्या होता है, मतलब इनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। और स्पोरोफाइट मॉसेस में, लिवर बर्ट में किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पर। टेरिडोफाइट में पहली बार देखा गया। जिम्नोस्पर्म में बेटा क्या होता है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है डोमिनेंट होती है। ठीक है, और यहां पर गैमेटोफाइट रहता है। तो जैव विकासीय दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए जनक बीजाणुद्भिद पर विकासशील युवा भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद का धारण कर पहली बार धारण करते हुए देखा गया। तो इसमें किसमें होता है, टेरिडोफाइट में। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन एंटीराइनम मेजस, जिसको हम स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं,
एक रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड। देखो बेटा, जैसे रेड है कैपिटल आर आर, ये रेड है, इसका क्रॉस हुआ स्मॉल आर आर, ये व्हाइट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें जो F1 बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेरेंटल जनरेशन है, इसको हम F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। इसमें क्या हो गए, ऑल पिंक बने, पिंक फ्लावर्ड प्लांट बने, ठीक है। अब ये डेविएशन था किससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या था, ये डेविएशन था। अब फिर इन्होंने कहा है When pink flower were self, इसमें सेल्फिंग हुई, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हमने लिया, इसमें बेटा मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, ये मेल में होगा, इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल में बनेगा। चेकर बोर्ड बना लिया, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखो कैपिटल आर आर है तो डोमिनेंट होगा, यानी ये क्या होगा, रेड होगा, ये रेड होगा। इसके बाद में दूसरा क्या है, ये हमारे क्या होंगे, पिंक होंगे, ये पिंक होगा, ये भी पिंक होगा, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट होगा। अब इन्होंने कहा है पिंक फ्लावर F2 जनरेशन शोड व्हाइट भी है, रेड भी है और पिंक फ्लावर भी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना, इसको बहुत ध्यान रखना है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सही बात है, ये डेविएशन शो करता है किससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। पिंक फ्लावर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण हो रहा है। तीसरा है रेशियो ऑफ F2 इज रेड 1/4, देखो 4 बने, 4 में 1/4 क्या है, रेड है, 2/4 क्या है, पिंक है, और 1/4 क्या है, व्हाइट है, ठीक। तो 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 व्हाइट। तीसरा सी वाला भी सही है। अब बचा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये बेटा गलत है, इनकरेक्ट बताना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो होता है, सेग्रीगेशन नहीं होगा तो दो तरह के गैमीट कैसे बनेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो होगा, मेयोसिस होगी तो सेग्रीगेशन होगा गैमीट्स का, ठीक। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन। पाइनस, दिस इज बिकॉज इट्स एम्ब्रियो इज इमैच्योर, गलत, क्योंकि इन्होंने कहा कि फंगल एसोसिएशन के बिना पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, इसका कवक मूल के साथ अविकल्पी संबंध है, जब तक कवक इसको पानी लाके नहीं देगा, वो स्वेल नहीं करेगा, तब तक जर्मिनेट नहीं होगा। इसका बीज आवरण बहुत कठोर होता है, ये गलत है। इसके बीजों में अवरोधक होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या होगा, बी, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी गलत है, ठीक। वायरॉइड लैक ए प्रोटीन कोट, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, केवल आरएनए होता है। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, दोनों बातें सही हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन, नहीं बेटा, प्रोटीन कोड इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, ठीक। इसका इन्फेक्टिव पार्ट क्या होता है, या तो डीएनए या आरएनए, ठीक। तो आपका गलत क्या हो जाएगा, सी, विषाणुओं में संक्रामक घटक प्रोटीन आवरण है, गलत बात है। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये बात सही है। तो हमारा पूछा गया है इनकरेक्ट कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो दो चीजों से सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग दो चीजें ली गई थी। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वो है वो डीएनए का सीक्वेंसिंग करना जिससे केवल प्रोटीन बनती है। तो वो जिससे प्रोटीन बनती है तो पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग।
पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन नहीं होगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, नॉवेल डीएनए सीक्वेंसेस नहीं होंगे। आरएनए के रूप में व्यक्त जीन को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लाइकोपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। देखो बेटा, आई जीन क्या है? इनहिबिटरी जीन है। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। तो इनहिबिशन किसके द्वारा होता है? रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा। आई जीन क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है। ठीक। तीसरा ZYA, ये 3 तरह की जीन है। तो Z आपका बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, आपका Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। Y आपका बनाता है परमिएज और A जीन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपका आंसर हो जाएगा A का थर्ड, B का फर्स्ट, A का थर्ड, B का फर्स्ट, ये दोनों में है BC में। C का 4, C का क्या है? 4। C का आपका क्या है? 4 और D का आपका क्या है? सेकंड। ये हो जाएगा A का थर्ड, B का फर्स्ट और A का C का 4 ये वाला और D का सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक। नेक्स्ट, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स to produce flowers. Which combination of hormones can apply to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase the yield? पाइनएप्पल यानी अनानास के पौधे को पुष्प आने में बहुत लंबा समय लगता है। उपज बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष अनानास के पौधों में कृत्रिम रूप से पुष्प आने के लिए हार्मोन का कौन सा संयोजन लागू किया जाता है? देखो बेटा, ऑक्सिन और एथिलीन, ये स्पेशली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑक्सिन और एथिलीन दोनों क्या करते हैं? फ्लावरिंग को बढ़ावा देते हैं। किसमें? पाइनएप्पल में। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक। नेक्स्ट, which of the following can be used as biocontrol agent in the treatment of plant disease? प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम किसको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं? तो बेटा आपका क्या होगा? ट्राइकोडर्मा। क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, हाईएस्ट प्रोटीन होती है इसमें। एनाबिना के अंदर हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा। आपका आंसर होगा ए। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will there be no change in the reading frame of following mRNA? mRNA के रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा। mRNA आपका दिया हुआ है 5 प्राइम AAC एक कोडॉन, AGC दूसरा कोडॉन, GGU तीसरा कोडॉन, GCU चौथा कोडॉन और ये 5वां कोडॉन AUU। ठीक, तो इसमें इन्होंने कहा अगर इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, मान लो 1 2 3 4 5, अगर 5th पोजीशन पे हम अगर डाल देंगे यहाँ पे G डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 3 तो ये हो गए, ये फिर AGG हो जाएगा, फिर CGG, UGC, UAU और ये U बेकार हो जाएगा। अगर हम डिलीट कर दें G यहाँ से, मतलब कुल मिला के बेटा ये है, अगर हम कहीं पर भी पूरे सीक्वेंस में एक को डिलीट कर दें या एक का एडिशन कर दें, दोनों केसेस में आगे का जहां पे हमने डिलीट किया है या इंसर्ट किया है वहां से आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बातें गलत हो गई। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि रीडिंग फ्रेम नहीं बदलना चाहिए। जब बेटा हम 3 या 3 से ज्यादा, ठीक, 3 या 3 के मल्टीपल में हटाते हैं कोडॉन, तब रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर एक हम हटाते हैं या एक इंसर्ट करते हैं या एक डिलीट करते हैं, 2 इंसर्ट कर देते हैं या 2 डिलीट कर देते हैं, उससे भी रीडिंग फ्रेम
चेंज हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। अब यहाँ पर दो कोडान, मतलब ये संख्या बताने का, नंबर बताने का कोई वो नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक बेस आपने इंसर्ट किया या एक बेस डिलीट किया, उससे रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। दो बेस आपने इंसर्ट किया या डिलीट किया, उससे रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 आपने किया, ऐड किया या डिलीट किया, तो उससे आगे का रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता है। तो डिलीशन ऑफ जीजीयू फ्रॉम 7, 8, 9 पोजीशन, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर in which an individual has overall masculine development? Gynecomastia and is sterile। ठीक, तो बेटा ये होता है क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में, XXY। ठीक, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में गायनिकोमेस्टिया होता है और पर्सन स्टेराइल हो जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, which are the following ecological pyramid is generally inverted? जनरल रूप में इन्वर्टेड होते हैं। तो इसमें पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ये बेटा सीधा पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, ये भी अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, एक्चुअली जैसे फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को छोटी मछलियों ने, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों, बड़ी मछलियों और बड़ी मछलियों ने। तो इस तरह क्या होता है, बड़ी जो मछलियां उनका क्या हो जाता है, बायोमास बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास बहुत कम होता है, तो इन्वर्टेड आ जाता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसको बेटा अंडरलाइन करना है। अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सी बात गलत है? दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, सही बात है। जो क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन प्लांट के समान है। दे आर फोटो ऑटोट्राफ्स, लाइट के प्रेजेंस में अपनी भोजन अपना बनाते हैं। दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं नहीं ये गलत है, सी आपका। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ये भी बात सही है। तो ये तीन बातें ए, बी और डी सही हैं, सी क्या है, गलत है। इनमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Rubisco action requires ATP and NADPH. Rubisco is a bifunctional enzyme. Rubisco एक द्विकार्यात्मक एंजाइम है। In C4 plants, the site of Rubisco activity is mesophyll cell. ये बेटा गलत है। देखो, इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। रुबिस्को क्या है, एटीपी, और भाई एटीपी और एनएडीएच का यूज करके तभी तो ग्लूकोज बनाता है डार्क रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में। ये दोनों चीजें क्या है, लगती हैं जो लाइट रिएक्शन में बनती हैं। ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कार्बोक्सिलेशन की भी एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजनेशन की भी एक्टिविटी होती है, तो इसलिए क्या है, बाई फंक्शनल एंजाइम है। दूसरा भी सही है। लेकिन C4 प्लांट में बेटा रुबिस्को जो है मीजोफिल सेल में नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है, बंडल शीथ सेल में। तो इसलिए सी आपका गलत। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटीज 5 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, 1,5 रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जो क्या करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। किसके लिए, रुबिस्को एंजाइम के लिए। ये भी सही बात है। तो C4 प्लांट में रुबिस्को की एक्टिविटी मीजोफिल सेल में नहीं होती है, रुबिस्को की एक्टिविटी बंडल शीथ सेल में होती है। ठीक, तो आपका ये गलत, सी आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पाई नहीं जाती है, गैस वैक्यूल होंगे। गैस वैक्यूल क्या है, इंक्लूजन बॉडीज में आती है, सेंट्रियोल पाई नहीं जाती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल gametophytes do not have an independent
फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। ठीक, देखो ब्रायोफाइटा में मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जैसे मॉसेस की बात करें ब्रायोफाइटा में तो उसमें फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। कौन? स्पोरोफाइट। जबकि गैमेटोफाइट तो क्या है? डोमिनेंट होते हैं। टेरिडोफाइट में भी एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। एल्गी में तो जाइगोट बनता है थोड़ी देर के लिए, फिर ये क्या है? गैमेटोफाइट में ही रहते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग in each set a conservation approach and an example of method of conservation are given. In situ conservation, biosphere reserve; ex situ conservation, sacred groves; in situ conservation, seed bank; ex situ conservation, cryopreservation. Select the option with correct match of approach and its method. I know that in situ conservation, this is क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, स्वस्थाने, अपनी जगह पर कंजर्व करना, बायोस्फीयर रिजर्व सही है ये। एक सिटू कंजर्वेशन मतलब उसको हम उसके स्थान से उठा करके दूसरी जगह अगर कंजर्व करते हैं तो एक सिटू कहते हैं। तो सैक्रेड ग्रुप्स बेटा जो आपके पवित्र उपवन है उसको हम एक सिटू नहीं कर सकते, ये आपकी गलत बात है। इसको हम उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन यानी सीड बैंक। ठीक, इन सिटू अगेन सीड बैंक को बेटा तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इन सिटू नहीं होगा, सीड बैंक क्या हो जाएगा? एक सिटू हो जाएगा, तो गलत है। अब एक सिटू कंजर्वेशन में क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसको क्या है? उत स्थाने दूसरी जगह से ला करके हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म बैंक या सीड को कलेक्ट करना है, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसको शीत उपचारण कहते हैं, उसमें प्रिजर्व करते हैं। तो एक सिटू में क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन सही है, यानी ए और डी आपके दो चीजें सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स। कुछ पौधों में पुष्पासन फल निर्माण में योगदान देता है, ऐसे पौधों को कहा जाता है अनिषेक फल नहीं, मिथ्या फल, पुंज फल, सत्य फल। देखो जहां पर फ्रूट फॉर्मेशन में if only ovary is involved, only and only ovary is involved in fruit formation, then that type of flower, that type of fruit is known as true fruit. Whereas if any other floral appendages is involved in the formation of fruit, then that type of fruit is known as false fruit. ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? ये false fruit। आपका आंसर बी हो जाएगा। एग्रीगेट फ्रूट जैसे आपका सहतूत है, कटहल है या कस्टर्ड एप्पल, तो ये लोग क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है। और ट्रू फ्रूट तो केवल क्या है? जब हम बात करते हैं किसकी? केवल ओवरी से बना हो। ठीक, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो आपका आंसर सी। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन। जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये इसकी बायोसिंथेसिस कहां होती है? तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। गोल्जी एपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में इसमें नहीं होती है। ठीक, न्यूक्लियोलस केंद्रिका में। नेक्स्ट, which of the following is incorrect for wind pollinated plants? wind pollinated plant में क्या है? pollen grain लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, हवा में आराम से उड़ सकें। और नॉन स्टिकी इसलिए होना चाहिए क्योंकि दूसरी जगह चिपक न जाए, किसी दीवार में किसी ऑब्जेक्ट से अगर लड़ जाएंगे और स्टिकी होंगे, चिपक जाएंगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये वाली बात सही है। वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन्स एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि हवा से आए, लड़के उसमें क्या है? आपका पॉलिनेशन हो जाए। वेल एक्सपोज स्टामेन होना चाहिए और स्टिग्मा, ये भी बात सही है। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, हर ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल नहीं बेटा,
एक ओयूल में एक ओवरी में एक ही ओयूल होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल से तो आया हवा में उड़ के, वो फर्टिलाइज कर लेगा। अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ये वाली बात गलत हो गई, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, इनकरेक्ट बताना है हमको। फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर छोटे होने चाहिए और ब्राइटली कलर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा से आ रहे हैं। कौन? पॉलन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पीसीज, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था। स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक, मतलब इन्होंने कहा जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज डायवर्सिटी बढ़ती जाएगी। एकदम सही बात नहीं है। स्पीसीज रिचनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये तो और गलत बात है। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, एक लिमिट में बढ़ता है। बेटा मान लो आप यहाँ गंगापुर सिटी में हैं, यहाँ पे 50 तरह के प्लांट पाए जाते हैं, आपने एरिया बढ़ा दिया पूरा सवाई माधोपुर, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना स्पीसीज की। जो नीम का पेड़ यहाँ पाया जा रहा है वो अदर जगह में पाया जाएगा, आपने पूरा राजस्थान इंक्लूड कर लिया तो और ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एरिया तो हम बढ़ा रहे थे, लेकिन उस प्रोपोर्शन में स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ती है, एक लिमिट तक बढ़ती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, ऐसा नहीं है, इसमें रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ। ठीक, इन्होंने कहा है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है डीएनए की, उसमें नाइट्रोजनस बेस जो शुगर से जुड़ता है वो किस कार्बन से जुड़ता है? तो कार्बन, पहले कार्बन से जुड़ता है। ये आपकी पेंटोज शुगर है, ये फर्स्ट कार्बन है C'1, इससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है। इस फिफ्थ कार्बन से पहला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन। इस पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, और ये पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर आपकी पेंटोज, ये नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता, चाहे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थायमीन हो, साइटोसिन, मतलब वेदर इट इज प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये हमेशा जुड़ेगा किससे? कार्बन, पहले कार्बन से शुगर के। लेकिन अगर प्यूरिन होगा तो उसका 9th नंबर का नाइट्रोजन होगा, पिरिमिडीन होगा तो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from reaction center at ps second, what is the source which replaces these electrons? बेटा जैसे जेड स्कीम आपने पढ़ रखी है, जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव हो जाते हैं और लास्ट में जाके NAD प्लस से NADH बना लेते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल टूटता है किसमें? 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, एक ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाटर जो है इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन, मतलब ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ये आपके क्या लगे हैं? काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से जो जुड़ता है इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। ये अच्छे से कब दिखता है? ये बेटा दिखता है मेटाफेज में। ठीक, किसमें दिखता है? मेटाफेज में। नेक्स्ट, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज, gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located at the rim of thalamus at the same level। नहीं, ऐसा नहीं होता, पेरीगाइनस नहीं होता है। gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it। ठीक है, margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and other parts arise below the ovary।
ठीक, मतलब ओवरी को पूरा ढक लेता है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, ठीक है, गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स कवर इट पार्शियली, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है, गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ये बेटा गाइनोसियम है, ये आपका थैलेमस है, तो हाईएस्ट पोजीशन गाइनोसियम की है। इसके नीचे से ये स्टेमन निकले, ये पेटल निकला, ये सेपल निकले, ठीक। तो ये ओवरी सुपीरियर, फ्लावर हाइपोगाइनस, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। थैंक्स अ लॉट बेटा। विल होप you get understand the topic. Thank you beta.